थैंक यू सो मच। सारे वो लोग जो फेसबुक लाइव के माध्यम से और इस वेबिनार को, इस जूम लिंक को देख रहे उन तमाम साथियों को सबसे पहले तो हमारे 75th 75वें स्वातंत्र दिन की ढेरों शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम तमाम भारतवासियों को आज अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के वक्त उन स्वतंत्रता के उन तमाम सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए, त्याग किया, तपस्या की, लाठी खाई अंग्रेजों की गालियां खाई, जेलों में रहे। चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, खुदीराम बोस हो, लाल बाल पालकी त्रिपाठी, बहुत से ऐसे साथी रहे जिन्होंने इस मुल्क के लिए बलिदान दिया। तो सबसे पहले तो बलिदानों के बदौलत हमको ये स्वतंत्रता हासिल हुई है, तो उनको मैं सबसे पहले सलामी पेश करता हूं। हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान और उसके बाद के दशकों के दौरान भी हमेशा एक नारा हम लोगों ने बुलंद किया है कि कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। तो भारत के तमाम मजदूरों को, जिनके खून और पसीनों से ये मुल्क बना है, जिनके खून और पसीनों के चलते एक एक चीज़ का निर्माण होता है, उन तमाम मजदूरों को, किसानों को, और विशेष तौर पे सारे वो किसान जो आज दिल्ली की बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से, आने वाले कुछ दिनों के अंदर करीब करीब उनको 1 साल हो जाएगा, तो एक बेमिसाल लड़ाई को जिन किसानों ने अंजाम दिया है और आज भी जो लोग वहाँ डटकर बैठे हैं, उन तमाम किसानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, मजदूरों को सैल्यूट करता हूँ। और जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए त्याग किया, तपस्या की, बलिदान दिए, जेलों में गए, उन तमाम को मैं सैल्यूट करते हुए, इंकलाब जिंदाबाद पेश करते हुए आप तमाम साथियों को मैं 75वें अपने इस इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैं आज मोदी जी को लेकर कोई एडवर्स कमेंट करने के मूड में नहीं हूं। मैं सबसे पहले तो एक्चुअली ये कहना चाहता हूं कि हम भारतवासियों में बहुत गजब का पोटेंशियल है। हम लोग सचमुच एक इनक्रेडिबल कंट्री है। हमारे पास इतना यूथ है, इतनी एनर्जी है, कुछ इस मुल्क के लिए, समाज के लिए कर गुजरने का एक जज्बा है, स्पिरिट है। तो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव साइड है उसको भी हम लोगों को देखना होगा। मोदी जी लाल किले की प्राचीर से, मुझे लगता है कि वो आज जो भी बोले हैं, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। वो वही बोले हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड था। एक थोड़ी सुपरफिशियल किस्म की, ज़्यादा कोई ठोस कॉन्क्रीट बात उनसे अपेक्षित, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो उसी लाइन पे बोले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस मुल्क में जो भी पोटेंशियल है वो अपने सही मायनों में डिलीवर करे तो हम सचमुच ऐसा मुल्क बना सकते हैं जो ज्योतिबा फुले बनाना चाहते थे, जो रामास्वामी पेरियार बनाना चाहते थे, जो शहीद आजम भगत सिंह बनाना चाहते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत हो। ऐसा मुल्क का, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना बिल्कुल ही पॉसिबल है, मुमकिन है। और हम लोग में बहुत गजब का पोटेंशियल है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं इस पॉजिटिव नोट पर आज अपनी बात रखना चाहता हूँ, मुझे सचमुच पूरी उम्मीद है कि चाहे इस वक्त हम कितने भी फांसीवाद के दमन चक्र के दौर से गुजरे, कितनी भी तकलीफें हैं, लेकिन आगे का रास्ता जरूर निकलेगा। हम लोग जाति व्यवस्था को खत्म कर पाएंगे। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का जो शोषण हो रहा है वो शोषण खत्म हो, जेंडर इक्वालिटी हो, इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली अब तक जो भी हम लोगों ने जो डिजास्टर किए उसको थोड़ा रिपेयर कर पाए। और जो भी हमारे सामने जितनी भी समस्या है, जात पात की हो, धर्म कौम की हो, इन सारे दंगों से, झगड़ों से, फसादों से ऊपर उठकर हम एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। उस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगा। लेकिन साथियों, चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी है। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं, वो लोग आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराए, जो सचमुच 5-6 दशक तक अपने तिरंगे को कभी सैल्यूट नहीं किए।
अपने तिरंगे का जो लोग सम्मान नहीं किए, जो लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किए, इनफैक्ट जिन लोगों का रोल भगत सिंह के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के साथ, सरदार पटेल के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ एक प्रकार से गद्दारी का इतिहास रहा, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की, हमारे तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया, हमारे संविधान के मूल्यों का सम्मान नहीं किया, वो लोग आज हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रवाद की जो बात करते तो बहुत दुख होता है। और आज हम लोग बहुत ही मुश्किल से दौर से गुजर रहे हैं। हम लोगों को किसी कीमत पर आज के दिन पे ये नहीं भूलना चाहिए कि 600 से ज़्यादा किसान दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर ये कानून के खिलाफ जो हमारे किसान लड़ रहे वो लोग बलिदान दिए हैं। ठीक है, आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, शहीद आजम भगत सिंह जिंदा होते तो उनसे बातचीत करते, उनसे डायलॉग करते, उनको कम से कम मिलने के लिए रहते, उनसे सुनते, उनसे वार्तालाप करते। लेकिन हमारी सरकार का बिल्कुल ही इस प्रकार का रवैया नहीं है। वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटीज़ हो, बहनें हो, किसी के साथ उनकी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी पीड़ा हो, ये सरकार उनके साथ एक डेमोक्रेटिक तरीके से संवाद करना, बातचीत करना बिल्कुल नहीं चाहती। आज भी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान देखा कि पिछले 1.5 साल के दौरान कोरोना की इस क्राइसिस के पीरियड में हम लोग एक समाज के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे जो लोग फेस किए, हम लोग जो झेले हैं, उनके चेहरे पर वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। आज बेरोजगारी उसकी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी उसकी चरम सीमा है, लेकिन कहीं उन मुद्दों के मोदी जी ने अपनी बात में उसका जिक्र तक नहीं किया। उनकी बात में मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पे किसान मजदूर बोल देना और सचमुच किसान और मजदूर को लेकर कंसर्न्ड होना वो बहुत अलग चीज़ है। तो वो उनके चेहरे पर कहीं पर नहीं दिखा और उस बात को लेकर बहुत दुख होता है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के इस 1.5 साल के पीरियड के दौरान जो हुआ, एक राष्ट्र के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं। हम लोगों को बहुत ही वेल इन एडवांस पब्लिक हेल्थ के भारत के कुछ एक्सपर्ट, ग्लोबल एक्सपर्ट और विशेष तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस में हमको बोल दिया था कि भाई आपको इतने इतने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, यदि नहीं लोगे तो भारत बहुत ही मुश्किल में आएगा। और इसके बावजूद हमारी सरकार ने कुछ नहीं सुना, वी डिड नॉट पे अटेंशन। हमारी सरकार ने उसको कंप्लीटली इग्नोर किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम लोगों को गंगा के किनारे पर, गंगा की घाट पे अनगिनत तैरती हुई लाशों को देखना पड़ा। ऑक्सीजन के एक बूंद के लिए पूरा मुल्क तड़प रहा था। क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, कांस्टेबल से लेकर एसपी तक, गांव के सरपंच से लेकर मंत्री तक, हम सब लोगों ने देखा है। एक एक इंसान के मुंह पर 2 ही चीज थे, यार अस्पताल में कोई बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन की एक बूंद दिलवा दो। उसके चलते हजारों लाखों लोगों की मौत हुई। कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि सरकार कितना भी आंकड़ा छुपाए, भारत की सरकार, लेकिन भारत में कम से कम 40-50 लाख लोगों की मौत हुई है। और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि पूर्ण रूप से मोदी सरकार की ये विफलता है, निष्फलता है और सरकार ही इसके लिए जिम्मेवार है। ये कंप्लीटली एक मैन मेड डिजास्टर है। और मेरा ऐसा साफ तौर पे मानना है कि हम लोगों को, वी द पीपल को, ये जो सरकार का 1.5-2 साल का रवैया रहा है, कतई इस सरकार को हम लोग माफ नहीं कर सकते। आज लाल किले की प्राचीर से एक बार मोदी जी सॉरी किए होते ना, एक बार उनको सॉरी बोलना चाहिए था। सॉरी का उनके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं था। इस मुल्क में इतने गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, दलित, आदिवासी, ऐसे जो गरीब वंचित तबके हैं, वो आप चाहे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो, और इवन ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं आर्थिक तौर पे, कौन ऐसा था जो ऑक्सीजन की 2 बूंद के लिए तड़प नहीं रहा था? किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला। बावजूद उसके पूरी नंगई, निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ सरकार पार्लियामेंट में ही कह रही है कि ऑक्सीजन के चलते एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। दिस इज सिंपली अनबिलीवेबल। आई जस्ट कांट बिलीव। इतना हिम्मत कहां से आता है? इस सरकार को इतना हिम्मत इसलिए आता है
कि 2-4 महीने के अंदर इस प्रकार का कौमवाद का जहर फैलाएंगे या किसी कोने में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे करवा देंगे या पाकिस्तान को मुसलमान को गाली बोलना चालू करेंगे, तो जनता भूल जाएंगी कि कोरोना की इस 1.5-2 साल में उनके ऊपर क्या गुजरी। और सरकार आज जो वैक्सीनेशन का दावा की है, मैं आपको पूरी सिंसियरिटी के साथ कहता हूं, इसी प्रकार का दावा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा मत क्षेत्र में पिछले 3 महीने से ही हूं, पूरा कोरोना का पीरियड मेरा मत क्षेत्र में गया है। मैं न केवल एमएलए के तौर पे रिजाइन करूंगा यदि मेरी बात गलत साबित हुई तो, बल्कि मैं पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। गुजरात के अंदर आज वैक्सीनेशन के नाम पे पूरा एक स्कैम चल रहा है। A huge state-wide scam is going on right now in the state of Gujarat. 100-150 लोगों का टीकाकरण होता है, रिकॉर्ड में 500 और 1000 लोग दिखाते हैं ताकि कंपनियों की जेब भरी जाए। पूरा स्टेट वाइड गुजरात की करीब करीब सारे जिलों में, तहसीलों में ये स्कैम चल रहा है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। 1000 लोगों को वैक्सीनेशन दो, रिकॉर्ड पे 5000 लोगों को दिखलाओ, और मतलब कि कल को 2-3 महीने के बाद आप या हम वैक्सीनेशन के लिए, टीका लगवाने के लिए गए तो आपको पीएससी में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपको बोल दिया जाएगा, नहीं भाई जिग्नेश भाई आपका तो नाम रिकॉर्ड पे दिख रहा है, आपका तो टीकाकरण हो गया, आपका वैक्सीनेशन तो हो गया। ऐसा पूरा एक स्कैम चल रहा है। और मोदी जी लाल किले की प्राचीर से जो बात करते हैं और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही अलग है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर अपने इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर पूरे भारतवासियों को अपील करता हूं कि प्लीज किसी कीमत पर आप ये मत भूलिएगा कि 1.5 साल हम पर क्या बीता है, इस मुल्क के साथ क्या बीता है। यदि सरकार एक आदमी को, एक औरत को इस मुल्क के एक बेड नहीं दिलवा पाए अस्पताल के अंदर, तो आप किस काम के हैं? और उसके बाद भी आप शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय पूरी नंगई के साथ, निर्लज्जता के साथ, शेमलेसली ये कहते हो एक भी आदमी का कोरोना के पीरियड में ऑक्सीजन न होने के चलते मौत नहीं हुआ। तो ये किस प्रकार का सरकार का एटीट्यूड है? आज इस 1.5 साल के दौरान और ये पूरा कोरोना का संकट तब आया जब महंगाई और बेरोजगारी ऑलरेडी उसकी चरम सीमा पर थे। भारत में कम से कम, मैं एग्जेजरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहता, कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गुजरात के अंदर कि गुजरात के 1 लाख से ज्यादा मनरेगा के मजदूरों का, आई रिपीट, गुजरात के 1 लाख से ज्यादा मनरेगा के मजदूरों का 212 करोड़ केंद्र में बैठी मोदी सरकार रिलीज नहीं कर रही। फिर मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका सभी स्टेट का आंकड़ा निकाला, तब पता चला कि 10 लाख से ज्यादा मजदूरों का मोदी जी की सरकार ने कितना 3,500 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो 15 दिन में देना है 3 महीने से रिलीज नहीं किया। वो परिवार अपने बीवी बच्चों को कैसे पालते होंगे? दूध महंगा, सब्जियां महंगी, किराना महंगा, तेल, गैस की बोतल, गैस का सिलेंडर, तेल का डिब्बा, पेट्रोल, डीजल, अस्पताल की फीस, स्कूल में बच्चों की फीस, एक एक चीज इतना महंगा हो गया है कि छोटा इंसान, आम आदमी, इस मुल्क की आम औरत का परिवार कैसे सरवाइव करता होगा? आज ये सबसे बड़ा हम लोगों के सामने सवाल है। उस वक्त में भी आप करीब करीब 5-10 लाख लोगों का 3,500 करोड़ ब्लॉक करके रखते हो। एब्सोल्यूट, आई मीन, शर्मिंदगी के ऊपर भी यदि कोई शब्द है तो मैं उसका प्रयोग करना चाहूंगा। बेरोजगारी का सवाल देखिए, महंगाई का सवाल देखिए, और उसके ऊपर ये पूरा कोरोना का संकट। आखिर एक मुल्क के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे हम लोग कहां जा रहे हैं? किसान सड़क पर बैठा है, मजदूर को कोई पूछने वाला नहीं है। और यही कोरोना के पूरे इस क्राइसिस के दौरान सारे लोग सुनिए और जरूर उसको याद रखिए, कम से कम 12 करोड़ लोगों के रोजगार गए पिछले 1.5-2 साल में। पिछले 6-7 साल का टोटल आंकड़ा मिलाए और पिछले कोरोना के पीरियड का 1.5 साल का हम लोग वक्त उसमें काउंट करें तो पिछले मोदी जी के शासन के 6-7 साल के दौरान टोटल 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। वो भी तब जब बेरोजगारी उसकी चरम पर थी। लेकिन उसी पीरियड के अंदर मोदी जी के
चंद करीबी दोस्त जो बहुत बड़े पूंजीपति है, जो कॉरपोरेट घरानों के मालिक है, उनकी आय में कितना राइज हुआ। मुकेश अंबानी साहब हर घंटे में 90 करोड़ उनकी इनकम बढ़ी है। ही वॉज अर्निंग 90 करोड़ एवरी आवर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोरोना। और ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट्स की, शायद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का ही रिपोर्ट है कि इस पूरे पीरियड के दौरान 100 ऐसे पूंजीपति है जिनकी इनकम 12 करोड़ 12 करोड़ 97,822 करोड़ बढ़ गई। मतलब कि 100-150 लोग मतलब कि 100-150 पूंजीपति 13 लाख करोड़ जनरेट किए उस पीरियड में, जब भारत की 24% आबादी की मंथली इनकम केवल 3,000 रुपये थी। तो भारत का संविधान तो कहता है कि हमें एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण करना है। कहां समाजवाद और कहां एक कंप्लीटली फासिस्ट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये क्या 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 हमारे जो स्वतंत्रता के आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक, ये लोग जो बलिदान दिए, ये उनका सपना था? ये तमाम साथी बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार इस प्रकार का मुल्क देखना चाहते थे जिसमें 135 लोग एक तरफ हो, जिनके पास 30-35 लाख करोड़ हो, भारत सरकार के बजट से भी ज्यादा, और दूसरी तरफ ऐसे 135 पूंजीपति, 135 करोड़ जनता एक तरफ, 135 लोग एक तरफ। ये क्या समाजवाद है? क्या हम लोग समाजवाद के रास्ते पे जा रहे हैं? यह पूरा कॉर्पोरेट लूट मचा हुआ है। 100 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जो भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार नहीं बनाई है, पहले की सरकारों के दौरान बना, उन सबको एक एक करके औने पौने दानों में कंप्लीटली आप बेचने पर तुले हुए। कोई शर्म नहीं आ रही। सारे प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और क्यों? निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमको सरकार चलाने के लिए, कुछ स्कीम्स को, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए 2.25 लाख करोड़ की जरूरत है। अरे भाई, पेट्रोल और डीजल के ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी 47% बढ़ा दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आप 3.4 लाख करोड़ जनरेट किए हो। तो फिर किस बात के लिए आपको पैसा चाहिए? आप यदि पेट्रोल और डीजल से 3.5 लाख करोड़ भारत की सरकार ने बनाया है, पैदा किया है, उसके बावजूद इन सारा पब्लिक सेक्टर आप बेच देना चाहते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो, एक सेकंड, बीच में किसी का फोन आ रहा है, मुझे जरा थोड़ा काटना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक तो कोरोना का पीरियड, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की तकलीफ और मजदूरों का सवाल, और उसके ऊपर चल रही है कॉर्पोरेट लूट। तो उसे एक चीज साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार के शासन के दौरान हम लोग समाजवाद की दिशा में सोच भी नहीं सकते। कंप्लीटली फासिस्ट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और यदि इसको यहां पर नहीं रोका गया तो न जाने कितने बेरोजगार युवा को सुसाइड करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग पिछले 25 सालों के दौरान देखे हैं कि 3,20,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इससे बड़ा एक राष्ट्र के तौर पर हमारे लिए शर्मिंदगी का मुद्दा क्या हो सकता है? आज मैं गुजरात के बनासकांठा जिले के वडगाम, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां से बैठकर मैं ऑनलाइन आपसे ये बात कर रहा हूं, ये जो फेसबुक लाइव के जरिए आपसे संवाद करता हूं, इस जिले की 30 लाख पॉपुलेशन के बीच में, जिस गुजरात को हम लोग वाइब्रेंट कह रहे हैं, यहां पर एक एमआरआई और सीटी स्कैन का मशीन नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे सवालों को हटाकर, इन सारे सवालों से ध्यान भटकाकर जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस प्रकार से हर दूसरे दिन मुसलमान को गाली दिया जा रहा है, अभी हम लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर देखा किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अरे भाई, ये अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का मुल्क है। ये वो देश है, ये वो मुल्क है जहां बहादुर शाह जफर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरे हिंदू राजा सामने से चलकर कहने के लिए गए थे कि आप स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व करो।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरे हिंदू राजा बहादुर शाह जफर को सामने से कहने गए थे कि आप 1857 की विप्लव का नेतृत्व करो, ये वो मुल्क है। और आज इतना गाली दलितों को, मुसलमानों को, बहनों को, इतना कास्ट एट्रोसिटीज, रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, ऊना की घटना, भीमा कोरेगांव में जो अम्बेडकराइट जो अम्बेडकराइट है, जो सचमुच एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जो लोग संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की गई, उसकी जो लोग उसको जो साकार करना चाहते हैं, समाजवादी लोकतंत्र के स्वप्न को जो लोग साकार करना चाहते हैं, उन तमाम साथियों को जेल में डाल के रखा है। जिस प्रकार से अंग्रेज सल्तनत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन क्रांतिकारियों को टेररिस्ट कहती थी और टेररिस्ट कहकर उनको जेलों में डाला, उसी प्रकार अम्बेडकराइट और जो भी लिबरल साथी है, जो एक्टिविस्ट है, उनको ये सरकार, मोदी की सरकार नक्सलाइट बोलकर जेलों में डाल रखी है। चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, स्टैन स्वामी को मार दिया, मैं उसको हत्या के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता हूं, उनकी वहां मौत नहीं हुई, स्किल्ड। शेम ऑन अस एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी। बाबा साहब अंबेडकर के दावादार हमारे फॉरमोस्ट इंटेलेक्चुअल आनंद तिल तुमड़े, सारे लोग जो सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, स्वतंत्रता के आंदोलन के स्पिरिट को जो लोग चेरिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की विचारधारा में मानते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर को और फुले में मानते हैं, जो नए भारत का निर्माण करने चाहते हैं, इतने प्रोमिनेंट सिटीजन जिनको तो हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, उनको जेलों में डाल के रखा है। बिल्कुल ही एक फासिस्ट रवैया है। और आज हम लोगों को इस मौके पर एक संकल्प करना चाहिए कि इन तमाम साथियों की जेल में से रिहाई हो, एक राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने वाले तमाम साथी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर एकजुट हो, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के सवाल पर एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो। हमारा ये नारा हो, पढ़ाई, दवाई और कमाई। ये है इस मुल्क के असली मुद्दे। और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज मैं इस इंडिपेंडेंस डे के दिन पर कहना चाहूँगा कि पिछले 6-7 सालों के दौरान कहीं ना कहीं हमारी एक पूरी जो लड़त है, हमारा पूरा जो आंदोलन है, एक तरीके से डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ये एक डिफेंसिव लड़ाई हो गई है। 7 साल पहले की हमारी वो लड़ाई याद करिए, जब हम लोग एक मुसद्दा तैयार कर रहे थे कि कास्ट को कैसे एनिहिलेट किया जाए, अनटचेबिलिटी को कैसे खत्म किया जाए, एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में जो खाई है, जो अंतर है, जो डिस्पेरिटीज है, उसको कैसे खत्म किया जाए। राइट टू एजुकेशन का कायदा हो, आरटीआई का कायदा हो, मनरेगा का जो कानून है, यदि आज 100 दिन मनरेगा का काम मिलता है तो 150 और 200 दिन काम कैसे मिले। तो यूपीए की सरकार के दौरान जो जनवादी ताकतें थी, वो ऑलरेडी बने हुए कानून को और भी दुरुस्त कैसे किया जाए, और भी बेहतर तरीके उसको कैसे कैसे किया जाए, उसकी लड़ाई को छोड़कर अब हम लोगों को पूरा डिफेंसिव और रिएक्शनरी होना पड़ा है। हम लोगों को अब कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और उसके चलते जो असली मुद्दे थे, कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि आज एक प्रकार भारत के अंदर इस प्रकार का आर्थिक विषमता और अराजकता फैला हुआ है कि उसके खिलाफ हम लोग न केवल पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सारी लड़ने वाली ताकत एकजुट होकर पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सवाल को लेकर एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये फांसीवाद का दमन चक्र जिस प्रकार से और आगे बढ़ेगा, विषमता और भी बढ़ेगी, कॉरपोरेट लूट और भी बढ़ेगी, दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, बहनें, सबके ऊपर अत्याचार और भी बढ़ेंगे। तो आज हम लोग साथ में मिलकर ये संकल्प करें, सारे लोग वो जो फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे सुन रहे, मोदी जी ने पानी का जिक्र किया, आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, 2040 तक इस मुल्क में कम से कम 80 करोड़ लोगों को पीने के पानी की किल्लत होने वाली है। भारत सरकार का क्या आयोजन है? भारत सरकार का इस मामले में क्या प्लानिंग है? कुछ नहीं। तो लेकिन ये चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, ये काले बादल भी हटेंगे। और मुझे, जैसे कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा, हम लोग बहुत ही पोटेंशियल वाला मुल्क है।
इस मुल्क के युवा में, किसान में, मजदूर में, आप तमाम साथी जो देख रहे हैं, जो आंदोलन के साथी हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग कुछ तो कर पाएंगे। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, फांसीवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, कास्ट एट्रोसिटीज, कास्ट वायलेंस, माइनॉरिटीज के अटैक चाहे कितना भी तेज हुआ है, हम लोग अपनी एकता को कायम रखें और सारे लोग साथ में मिलकर आंदोलित होते रहे, लड़ते रहे, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस लड़ाई को आज नहीं तो कल जरूर जीतेंगे। जैसा कि वो हिंदी फिल्म का गाना कहता है कि वो सुबह कभी तो आएगी। और उसी उम्मीद के साथ में आज अपनी इस बात को यहाँ ख़त्म करूँगा। जो 600 किसानों को हम लोगों ने संघर्ष के दौरान, आंदोलन के दौरान खोया, उनको मैं दोबारा एक बार उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। स्वतंत्रता के तमाम सेनानियों को मैं अपना सैल्यूट करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करता हूँ। और आज जो हमारे संघर्ष के आंदोलन के साथी जो जेल में पड़े हैं, उनके परिवारजनों को भी हम लोग इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे कि हम आप सबके साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में उनकी रिहाई हो, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग साथ में मिलकर तैयार करेंगे। और बस इंकलाब जिंदाबाद, और लड़ेंगे और जीतेंगे। ಧನ್ಯವಾದ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಸರ್.